कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। है ना सही बात दोस्तों। पानी, माना कि पानी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पानी इजीली अवेलेबल भी तो है। कुछ खास जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह पीने लायक पानी मिल ही जाता है। फिर भी जरा सोचिए, 50,000 करोड़ का बिजनेस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का, वो भी सिर्फ इंडिया में, जहां ज़्यादातर देसी लोग रहते हैं जो पानी नदी, झरना, नल, कुआं कहीं से भी पी ही लेते हैं। यहाँ इतना बड़ा मार्केट बनाना सच में बड़ी बात है। देखिए, भारत में बॉटल का पानी पिलाने का जिम्मा कुछ खास कंपनियों ने उठा रखा है, जैसे पेप्सिको का एक्वाफिना, कोका कोला का किनले और पार्ले की बिस्लरी। और भी कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर में खेल रही हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं हमारे देश के ब्रांड और पूरे देश में फेमस बिस्लरी की कहानी, जिसमें हम जानेंगे इसकी स्थापना, मार्केट में जगह बनाना और हाल ही में इसके बिकने के पीछे का कारण। आइए दोस्तों जानते हैं। इटली के एक व्यापारी फेलिस बिस्लेरी ने 1965 में पानी बोतल में भरकर बेचना शुरू किया और इसका नाम बिस्लेरी रखा। फिर 1965 में ही इसका व्यापार भारत में शुरू हुआ। इसे खुसरो संतूक नाम के एक भारतीय व्यापारी ने खरीद लिया। अपना एक प्लांट मुंबई में लगा के अपने 2 प्रोडक्ट बिस्लेरी वाटर और बिस्लेरी सोडा बेचने लगे। अच्छा, तब के ज़माने में पानी खरीद के पीना आम भारतीयों के लिए सहज बात नहीं थी, इसलिए बिस्लरी पहले सिर्फ बड़े बड़े होटलों में ही बिक रही थी। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी की बहुत कम सेल होने की वजह से खुसरो संतूक ने बिस्लरी को बेच दिया और पार्ले ब्रदर्स में से एक श्री रमेश चौहान ने बिस्लरी को 1969 में सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया, जो कि उस समय सिर्फ $50,000 हुआ करते थे। और इन्होंने भारतवासियों की ज़रूरत और मजबूरी को भांपते हुए शुरू किया बिस्लरी का मार्केट। इन्होंने इसे लोगों की ज़रूरत की चीज़ के रूप में रिप्रेजेंट किया, ना कि किसी लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में। शुरुआत में पानी बेचना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी। पानी की कीमत कम और वज़न ज़्यादा होने के कारण इसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी समस्याएं आ रही थीं। लेकिन फिर भी रमेश चौहान बिस्लरी को आगे बढ़ाने में लगे रहे। कहानी में एक ट्विस्ट आता है 1977 में, जब कोको कोला कंपनी हमारे देश में छाई हुई थी और भारत सरकार के अचानक एक व्यापारिक फरमान आने से भारत में कोका कोला का व्यापार बंद हो जाता है और कोको कोला वापस लौट जाती है। तब रमेश चौहान इस सुनहरे अवसर को भांपते हुए अपनी कंपनी में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, जैसे थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, माजा। और देखते ही देखते इनके ये ब्रांड पूरे देश में तेज़ी से छा जाते हैं और इनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। लेकिन 1991 में फिर से मनमोहन सिंह की LPG व्यवस्था से कोका कोला कंपनी भारत में फिर से लौट आती है और इनसे ये सारे प्रोडक्ट लगभग 400 करोड़ रुपए में खरीद लेती है, एक शर्त के साथ कि अब 15 सालों तक पार्ले ग्रुप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बनाएगा। इस सब के बाद रमेश चौहान जुट जाते हैं अपने एकमात्र प्रोडक्ट बिस्लरी को आगे बढ़ाने में और ढेर सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी पहुंच देश के हर तबके के लोगों तक पहुंचाते हैं। टीवी एडवर्टाइजमेंट को ऐसा शानदार डिज़ाइन कराया जिससे सबको लगने लगा कि बिस्लरी हमारा देसी ब्रांड है और इसकी हमें ज़रूरत है। और देखते ही देखते बिस्लरी सच में पूरे देश की ज़रूरत, पूरे देश का पसंदीदा वाटर बॉटल ब्रांड बन गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इसे बेचना ही क्यों है। दरअसल बिस्लरी के मालिक श्री रमेश चौहान की उम्र 83 साल हो गई है और उनके सिर्फ एक बेटी है जयंती, जो कि इस कंपनी को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने लंदन से फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है, तो शायद जयंती अपना एक फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। इसी कारण से रमेश चौहान अब बिस्लरी को बेचना चाहते हैं। बिजनेस बनाएंगी। फैमिली में जो आपकी बिटियां हैं वो उन्होंने क्यों नहीं इस कंपनी को ज्वाइन किया? वो पहले तो इस कंपनी को चला चुकी हैं, देखभाल कर चुकी हैं। हाँ, तो 10 साल उसने काम किया है और उसके बाद अभी थक गए और ये काम उसको पसंद नहीं है। आजकल का जनरेशन बहुत जल्दी थक जाता है। आपने कहा कि 83 ईयर के मैं हूँ, अब रिटायर होना चाहता हूँ। बराबर है। तो आपने जयंती को बोला नहीं कि नहीं बेटा अभी और? लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे इस कंपनी को सिर्फ टाटा ग्रुप को ही बेचेंगे। टाटा जी तक ये बात पहुंची। टाटा जी और रमेश चौहान के बीच में बात हुई और डील लगभग 7,000 करोड़ में
डन हो जाती है, एक शर्त के साथ कि 2 सालों तक कंपनी के कर्मचारी और मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2 साल के बाद टाटा ग्रुप बिस्लरी कंपनी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकेंगे और इस तरह से बिस्लरी कंपनी टाटा कंज्यूमर की हो जाती है। देखिए, हमारे हिसाब से तो श्री रमेश चौहान जी ने अपनी कंपनी बिस्लरी को श्री रतन टाटा जी को बेच के बहुत अच्छा किया है और शायद देश के लिए भी यही अच्छा है। रमेश चौहान का ये फैसला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखना ये है कि आखिर टाटा ग्रुप बिस्लरी को और कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको बिस्लरी की कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।